हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। सो बच्चे, आज हमारी एक नई यूनिट नंबर 5 के नाम से जिसको हमारे द्वारा जाना जाएगा, इसको आज हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसके अंतर्गत आने वाले जो विभिन्न हमारे हिस्से हैं, जो टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, उन सभी को हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा। चलिए भाई। सो यूनिट का नाम हमारे क्या रहने वाला है? यूनिट का नाम हमारा रहेगा सर structure and functions of structure and function of invertebrates। इनवर्टिब्रेट्स के विषय में आप सभी ने सुना है। इनवर्टिब्रेट्स या अकशेरुकी हम जिनको कहते हैं, तो ये जो अकशेरुकी प्राणी है बच्चे, इनकी संरचना और इनके कार्य, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। यानी इस यूनिट के अंदर जो भी कंसेप्ट हमारे रहने वाले हैं वो इन्हीं से रेलिवेंट, इन्हीं से संबंधित होने वाले हैं। लास्ट यूनिट आप सभी ने जो खत्म की थी इनहेरिटेंस बायोलॉजी, उसके अंतर्गत हमने जो जेनेटिक मटेरियल के विषय में कुछ चीजें, हमारे कुछ पार्ट ऐसे थे जो समझाने के लिए तो 3 से 4 पार्ट मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाए थे। और उसके बाद 3 से 4 पार्ट में रीडिंग का काम ज्यादा था, तो आप सभी को उसके लिए मैंने स्लाइड तैयार करके दी थी जो आपको रीड करनी थी। उम्मीद करता हूं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप लोग अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे, भरपूर प्रकार से कर रहे होंगे। चलिए सर, अब आते हैं यूनिट नंबर 5। जैसा मैंने बताया आपको, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के नाम से जिसको जानेंगे। देखो भाई, सामान्य केस में जो एनिमल्स होते हैं, हमारे 5 किंगडम में से एक किंगडम होता है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंतर्गत जितने भी फाइलम्स आप पढ़ते हो, यानी जो और छोटी छोटी कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हो, तो प्रॉपरली उनको हम लोग 2 सब कैटेगरी में बांटते हैं। कुछ को वर्टिब्रेट्स कहते हैं, कशेरुक, और कुछ को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, अकशेरुक। अब इनके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होंगी, जिन प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग ऐसा करेंगे, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली यूनिट के अंदर जैसे 3 से 4 पार्ट हमारे रीडिंग के थे, अब यहाँ पर समझने के हमारे हैं, और रीडिंग के दोनों मिक्स होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको समझने पे उनकी चीजों को, देखो 2 चीज याद रखना। ये जो यूनिट है आपकी, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आते हैं 2 प्रकार से आएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल डाटा भी आएगा, और साथ में समझने के ऊपर आधारित 3 से 4 स्टेटमेंट को मिक्स करके भी दिया जाएगा। आप कितना भी कंसेप्ट पढ़ लें, वो सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी एक भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा अगर कम से कम आपने 1500-2000 क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार नहीं लगाए। ये ध्यान रखेगा बच्चे, कंसेप्ट से 40 से 50% कॉन्फिडेंस आएगा। कहीं से कुछ भी पढ़ लो, वैसे तो आप लगभग 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल मास्टर डिग्री, आपको 5 साल इसी चीज को पढ़ने के लिए पहले भी दिए गए थे। वो 5 साल पढ़ने के बाद भी आप 20-25 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज और होती है जिसके ऊपर आपको खुद से वर्क करना पड़ता है। तो वही होते हैं बच्चे एमसीक्यू, जहां से जैसे एमसीक्यू मिले। अब उसके लिए आपको रिसोर्स ऐसा आवश्यकता नहीं कि ये वाली बुक अच्छी कि ये वाली, जो खरीदो बुक, परचेज करो, बुक के अंदर से 3 से 4 बार, एक बार में कुछ नहीं होएगा, और 3 से 4 बार लगाओ, समय लगेगा आपको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे उससे प्रैक्टिस करो। तो कंसेप्ट आपको इतना सहायता करेंगे कि एमसीक्यू किस टॉपिक से है। बाकी टॉपिक आपको कंसेप्ट उसके एमसीक्यू समझने के लिए आपको एमसीक्यू के ऊपर आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी हर हालत में। चलिए भाई, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं हमारे, जैसे रेलवे वगैरह, एसएससी वगैरह, या वनडे एग्जाम जो व्यापम वगैरह के एग्जाम होते हैं, वहां पे आप डायरेक्टली कंसेप्ट से ही एमसीक्यू रट लेते हो, उसी के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कॉलेज या स्कूल की तरह से जो किताब में लिखा है उससे क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कंपटीशन में नहीं होगा। लेकिन समझने के लिए आपको कंसेप्ट वही करने पड़ेंगे, एमसीक्यू के ऊपर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए भाई, सुने ना, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। बढ़ते हैं हम अपने यूनिट के ऊपर, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, ये एनिमल होते कौन से वाले, जिनके अंदर लेक यानी कमी होती है बच्चे, किसकी? वर्टिब्रल कॉलम की। सर, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम का मतलब सर, रीढ़ जो हमारी होती है ना, उनकी कमी होती है। लिखा भी हुआ बैकबोन की। सबसे मेन बात इनकी पहचान की यही होती है, दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 95 to 97% ऑफ ऑल नॉन एनिमल स्पीसीज। जितने भी आपके एनिमल्स हैं, जितने भी जंतु हैं ना,
जितने जंतुओं की हम स्पीसीज अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स को जानते हैं, उसका 95 से 97% जो है यही आपके होते हैं, एंड रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप इन द एनिमल किंगडम। और बच्चे, जंतु आपका जगत है, उसमें सबसे ज्यादा वैरायटी वाले और सबसे बड़ा ग्रुप यही समझा जाता है। इनके अंदर आपकी नोट करने योग्य या नोटिसेबल डाइवर्सिटी होती है इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, शरीर की संरचना के अंदर। इनकी शरीर के अंदर जो सिमेट्री यानी सममिति होती है, उसमें बच्चे लोकोमोशन गति करने के तरीके में, फीडिंग खाने के तरीके में, रेस्पिरेशन सांस लेने के तरीके में, उत्सर्जन के तरीके में, इनके तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के तरीके में, एंड रिप्रोडक्शन में। द स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब इनकी हम संरचना के कार्यों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है इनका इवोल्यूशन जो हुआ है, इनका इवोल्यूशन का प्लान, इनका विकास कौन से जीव से हुआ है, कैसे इन्होंने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया है, ढाला है, इन सारी चीजों की जानकारी हमें कैसे मिलती मेरे भाई, इनकी स्टडी करके, किसकी, स्ट्रक्चर और फंक्शन की। तो मेनली डिफरेंस मैंने आपको बताए कि भाई इनवर्टिब्रेट्स लगभग हमारे टोटल एनिमल्स जो है उनका 95 से 97% यही है। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस लगभग ये इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इनवर्टिब्रेट्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, वो सारे ऑर्गेनिज्म अपने सांस लेने के तरीके के आधार पे, एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन करने के तरीके के आधार पे, ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो उनकी बॉडी के अंदर सिमेट्री किस प्रकार की है, अरेंजमेंट किस प्रकार की बॉडी ऑर्गेन्स की, इन सारी चीजों के आधार पे बहुत सारे उनके अंदर डाइवर्सिटी आपको मिलती है। ओके सर, और इन्हीं चीजों को पढ़ के आप पता लगा सकते हो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे उन्होंने अडेप्ट किया है अपने आप को और किस प्रकार से उन्होंने उनका विकास हुआ है, कौन से जीव से विकसित होकर के कौन सा ऑर्गेनिज्म आप सभी के सामने बना है, ये सारी चीजें भाई। ठीक है सर, अब इन सारी बातों को देख के हमें लगता है कि अकशेरुकी जो प्राणी है ना, उनका अध्ययन क्यों करते हैं, हम क्यों स्टडी करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की। देखो भाई, इनवर्टिब्रेट्स जो है ना, हमारी जूलॉजी जो है उसकी आधारशिला माना जाता है, क्योंकि अधिकांश जो मेन आपके ऑर्गेन सिस्टम है ना, उनका प्रथम जो विकास है वो विभिन्न अकशेरुकी संघों से हुआ है। मतलब मैंने कहा कि भाई अधिकतर जो ऑर्गेन सिस्टम आज विकसित है, हमारे अंदर ऑर्गेन सिस्टम विकसित है, लेकिन हम ये इनवर्टिब्रेट्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेन सिस्टम यहां पर विकसित होना शुरू जो हुए वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ही सबसे पहले विकसित हुए। तो उनको पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा जो कोई भी सिस्टम है, चाहे नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा टिश्यू सिस्टम हो गया, जो भी सिस्टम है वो किन से हमारा विकसित हुआ, ये सारी चीजों का तभी पता लगेगा जब हम इनकी स्टडी करेंगे। यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोआ से लेकर के बहुत ज्यादा विकसित आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा तक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शरीर का संगठन किस क्रम में विकास हुआ, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आप प्रोटोजोआ जानते हो, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, बहुत कम विकसित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्थ्रोपोडा देखो, आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट वगैरह आते हैं, जो उड़ भी सकते हैं, आपको काट सकते हैं, कोई चमकता है, कहीं वहां से लेकर के ये प्रोटोजोआ से लेकर के और कहां आर्थ्रोपोडा तक जैसे विकसित जीव, यानी प्रोटोजोआ जैसे कम विकसित जीव से लेकर के आर्थ्रोपोडा तक जैसे आपके पूरी तरह से डेवलप जीव, ये सारे विकास का क्रम हमें पता लग सकता है इनकी स्टडी करके। मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है सर, इसलिए इनका अध्ययन हमारी जूलॉजी का जो विकास क्रम है ना, कंपेरेबल हमारे शरीर की रचना, शरीर की क्रियाएं और या फिर हमारे एम्ब्रायोलॉजी या एम्ब्रायो साइंस को समझने के लिए इनकी स्टडी करना हमारे लिए आवश्यक है। इनवर्टिब्रेट्स, इसका मतलब वे प्राणी हैं सर जिनमें जीवन भर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि वास्तविक जो कशेरुका है यानी रीढ़ की हड्डी है वो नहीं होती है, सिंपली डेफिनेशन ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं सर मुख्य तौर पे इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। मेन बात है सर इनकी सामान्य विशेषताएं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भाई सबसे पहले तो बात ठीक है, आप समझ ही गए सर, अब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दूसरी बात है ग्रेट स्पीसीज डाइवर्सिटी, मैंने कहा कि लगभग टोटल जो एनिमल्स है उनका 95 से 97% इन्हीं के अंदर आता है। तीसरा, डिफरेंट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल का मतलब क्या है भैया, आपने छोटी क्लासों में एक चीज पढ़ी होगी, एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है, एक चीज पढ़ी होगी, जैसे आपने सेल पढ़ा। अब सेल से मिलके क्या बनता है, सेल से मिलके टिश्यू बनता है, उत्तक बनते हैं, टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है,
ठीक है, ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ठीक है, और इससे मिलकर क्या बनता है, हमारी बॉडी बनती है। तो भी कोई ऑर्गेनिज्म में ऐसा मिलेगा कि जिसके अंदर केवल और केवल सेल ही मिलेंगे, आपको सेल ही मिलेंगी। जैसे पोरीफेरा, आपने एक नाम सुना होगा, आगे पढ़ेंगे आप लोग, अलग अलग कैटेगरी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे इनवर्टिब्रेट्स में जिनमें केवल और केवल सेल होंगी, ज्यादा डेवलप ही नहीं होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनकी बॉडी सेल्स, जिनकी बॉडी सेल का ग्रुप जो होता है टिश्यूओं से मिलकर बनी होगी। कुछ ऐसे होंगे जिनमें बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर के ऑर्गन भी बना रखे होंगे, और कुछ जीव ऐसे भी आएंगे जिनमें ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम भी बना रखे होंगे, और कुछ के अंदर कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम यानी बॉडी अच्छी प्रकार से विकसित मिलेगी। तो इनके अंदर ये बोला कि अलग अलग लेवल के आपको ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम दिखेगा। तो बहुत वैरायटी होती है इसके आधार पे भी। डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री भी अलग प्रकार की होती है। जैसे रेडियल सिमेट्री हो गया, बाइलेटरल सिमेट्री हो गया। अब ये सिमेट्री या सममिति क्या होती है, और कुछ एसिमेट्रिक भी होते हैं, असममित भी होते हैं। मतलब ये जैसे हमारी बॉडी है भाई, हमारी बॉडी को आप लोग अगर देखते हो, हमारी बॉडी को अगर आप लोग देखोगे तो हमारी बॉडी को आप एक काम क्या कर सकते हो सर, आप हमारी बॉडी को एक जगह से कट करिए, आप अपनी बॉडी को एक जगह से कट करिए। ये मैंने यहां से सपोज करो कट कर दी भाई, ये मैंने यहां से बॉडी को कट किया। अब देखो दोनों तरफ आपको क्या है, आपको इधर वाला जो हिस्सा है ये वाला देखो, और इधर वाला हिस्सा देखो, दोनों क्या है, एक समान है ना। मतलब बॉडी को किसी एक्सिस से काट रहे हैं, तो काटने के बाद में दोनों तरफ आप लोग देखो एक्सिस, दो एक जैसे एक्सिस है ना, उनके अंदर ये चीजें बटी हुई हैं। यस कृपाल सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो दोनों ही तरफ एक जैसे एक्सिस है, मतलब ये सिमेट्री कहलाती है कि भाई दो सेम एक्सिस हैं। अब ये कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म गोल है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म आते हैं इसके अंतर्गत। अब उन ऑर्गेनिज्म के अंदर आप लोग एक चीज देखिएगा, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर आप लोग एक चीज देखिएगा कि ये जो जीव है ना, इनको आप यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, सब जगह से एक समान दो पार्ट में बट रहे ना। तो कुछ जीवों में ऐसी सिमेट्री मिलती है कि कहीं से भी एक एक्सिस से काट दो, एक समान दो पार्ट में ही बटेंगे। कुछ ऐसे जीव दिखेंगे जिसके अंदर एक ही एक्सिस जैसा होगा, उसी एक्सिस से तुम काटोगे दो इक्वल पार्ट में बटेंगे, इसके अलावा अगर तुम किसी एक्सिस से काटोगे तो नहीं बटेंगे। तो सब में अलग अलग प्रकार की सिमेट्री है भाई। ठीक है कृपाल सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। क्लियर हो गई बात यहां तक की? चलिए उम्मीद करता हूं आप सभी को बात समझ में आई होगी। तो ये मेरे भाई डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है सर, सिमेट्री होती है, जिसको आप लोग अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। ठीक है भाई, बढ़े आगे। फिर है बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी यानी जैसे हम हैं, हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी की कैविटी का मतलब क्या है? ठीक है, मानसिक करें सर डेली क्लास का टाइम यही रहेगा। हाँ बच्चे, डेली क्लास का टाइम आपका यही रहेगा। अगर कोई टाइम आगे पीछे हुआ भी बाई चांस तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा डेफिनेटली। बाकी आप यही मान के चलिए आपकी क्लास का टाइम यही रहेगा। मैंने कहा डाइवर्सिटी इन बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब क्या है भाई? आप अभी के लिए ऐसा मान लो कि हमारा शरीर जो है ना, हमारे शरीर के अंतर्गत, हमारी बॉडी के अंतर्गत अंदर जो फेफड़े हैं, हार्ट है, हमारी रिब्स हैं, ये सारी चीजें जो है ना, बॉडी के अंदर एक खाली जगह है, एक खाली कमरा है ये बॉडी के अंदर, उसी में तो उस कैविटी है। अब ये कैविटी जो है ना, वो भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जब हम एम्ब्रायोनिक स्टेज में होते हैं तो तब और अलग प्रकार की हो सकती है, बड़े हो जाते हैं तो कैविटी अलग प्रकार की होती है। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिसके अंदर जो बॉडी कैविटी है उसकी पूरी के अंदर खून भरा होता है, कोई ऐसा होता है जिसके अंदर बॉडी कैविटी के अंदर छोटे छोटे पाइप्स हैं, उनमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग हो सकता है। तो डाइवर्सिटी किस आधार पे? बॉडी कैविटी के आधार पे भी है। इसी के नाम पे हम इनको नाम देते हैं, जैसे एसिलोमेट बोल दिया, शूडोसिलोमेट बोल दिया, या फिर आपका आपका सिलोमेट बोल दिया। ये कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब ये सिलोमेट का मतलब सिलोम, जिसके अंदर सिलोम पाई जाती है। अब ये सिलोम क्या है, सिलोम के बारे में आपको विस्तार से एक अलग ही कंसेप्ट लेके चलूंगा, वैसे मैं थोड़ा और अच्छा करेंगे। वैसे आपको बता देता हूं कि सिलोम जो है ये 11th 12th में या 10th क्लास में भी आपका आ जाता है। तो वहां पर उम्मीद करता हूं आप सभी इसको डिस्कस कीजिएगा, रीड करके आप आए होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है भाई,
बाकी हम इसको अलग से टॉपिक है आपका इस यूनिट के अंदर सिलोम वाला, तो मैं आपको उसको बना करके बताऊंगा। फिर उसके बाद है सर डाइवर्स मोड्स ऑफ लोकोमोशन, गति करने के अलग अलग तरीके हैं। भाई कोई कुछ ऐसे जीव मिलेंगे जिनके अंदर सच में पैर मिलेंगे, कोई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिसके अंदर पैर के बजाय आपको और कोई ऐसे बालों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं जैसे फ्लैजेला मिलेंगी, शूडोपोडिया मिल सकती हैं, सीलिया मिल सकती हैं, या कोई मसल्स के सहारे चल सकता है, ट्यूब फिट हो सकते हैं, मतलब कई प्रकार के मूवमेंट करने के लिए। सबके अंदर ऐसा नहीं कि पैर ही है, सबके अंदर अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स हो सकते हैं। ठीक है, ये भी वैरायटी हो सकती है इनके अंदर। फिर बच्चे डाइवर्सिटी इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन, सांस लेने और एक्सक्रेशन के तरीके में डिफरेंस मिलेंगे आपको चीजें। किसी के अंदर आपके गलफड़े यानी गिल्स होंगे, किसी के अंदर ट्रेकिया होगा, किसी के अंदर बुक लंग्स होंगे, सब में अलग अलग हो सकते हैं। वैसे ही एक्सक्रेशन करने के लिए किसी में फ्लेम सेल मिलेंगी, किसी में नेफ्रिडिया मिलेगी, किसी में मेलपिग ऑर्गन मिलेंगे। ये सारी चीजें आप एक एक करके आगे पढ़ोगे भी, अभी जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, इनवर्टिब्रेट्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरे भाई। ठीक है, ओके सर। इसके बाद आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन शो करता है। मतलब ये है कि भाई प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का मतलब है कि इनके अंतर्गत कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जिनके अंदर नर्वस सिस्टम विकसित है, थोड़ा विकसित है, सिंपल है। कुछ ऐसे हैं जिनमें थोड़ा डेवलप है, फिर अगली कैटेगरी के जीवन में और ज्यादा डेवलप है, और ज्यादा डेवलप है। तो ऐसे करते करते प्रोग्रेसिव, मतलब इन्हीं इनवर्टिब्रेट्स में कुछ जीवों में सिंपल नर्वस सिस्टम है, कुछ में एडवांस है, ऐसे कई प्रकार के। तो इस आधार पर डिफरेंस है इनके अंदर। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये दोनों ही करते हैं मेरे भाई, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये। ठीक है, अलग अलग जो ग्रुप्स उनमें होगा, और बहुत सारी स्पीसीज हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो करती हैं, जैसे लार्वा स्टेज वाली। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का जब भी जिक्र आ जाए तो मतलब लार्वा स्टेज। और मेरे भाई ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मैं आपको सिखा चुका हूं, जिसमें लार्वा स्टेज के बारे में हमने अच्छे से किया था। कहाँ किया था सर? डेवलपमेंट बायोलॉजी याद करो, वहां पे मैंने आपको बताया था। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये आप रीड कीजिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए। अब मेजर जो इनवर्टिब्रेट्स है ना, जो हमारे यहाँ पर इस यूनिट के अंदर शामिल हैं, जिसपे हमें फोकस करना है, वो आप सभी के सामने ये है। ये कुछ फाइलम्स के नाम लिखे हुए हैं। फाइलम का मतलब होता है कि कैटेगरी। जैसे सबसे बड़ी कैटेगरी हमारी कौन सी है, जिसको किंगडम बोलते हैं, तो हमारे किंगडम का नाम क्या है? एनिमेलिया। उससे छोटी छोटी जो कैटेगरियां है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग फाइलम बोलते हैं। ठीक है, और फाइलम की बात करें तो जैसे एक फाइलम है प्रोटोजोआ, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब इनके अंदर कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक दो दे रखी हैं, इनको सब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। बाकी मैं इतनी एक्सपेक्टेशन करता हूं कि जो बच्चा इस बैच में जुड़ा हुआ है वो इनके नाम तो उसको पहले सुने होंगे, सबके सुन के याद भी होंगे। ठीक है भाई, अगर इनके नाम भी आपको याद नहीं है ना, तो फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, फिर आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है, फिर आप टीचरों में कमी निकालना शुरू कर दो, है ना। सबसे बेस्ट ऑप्शन फिर ये रहेगा आपके पास, कर सकते हो आप लोग उस पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, इनके नाम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई ऐसे भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, और इनके बारे में एटलीस्ट पांच पांच छह छह कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग पहले 11th 12th लेवल पे भी आप लोगों ने पढ़ी हैं। अभी चीजों को हम अपने एग्जाम के हिसाब से और करेंगे, ताकि जो एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आप समझ पाओ। ये कैरेक्टरिस्टिक जस्ट रैंडमली मैंने लिखी है, बाकी इन चीजों को विस्तार से आगे पढ़ेंगे। जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, इनकी खास बात क्या है? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। निडेरिया की बात करें तो सर इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, और इनके अंदर निमेटोसिस्ट भी होती है। निमेटोसिस्ट का मतलब क्या होता है बताओ? निमेटोसिस्ट पढ़ा है 10वीं क्लास में? बताओ जरा एक बार, निमेटोसिस्ट बताओ, 10वीं क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब कहोगे सर हमने तो कई साल से पढ़ाई छोड़ रखी है सर, हम तो आपके भरोसे आए थे, और आप ये क्या सर, आप तो हमें करवा ही नहीं रहे सर, हमें तो और कंटेंट चाहिए सर, हमें तो दुनिया का सारा ला करके आप 2-3 महीने के अंदर दे दो सर। सर क्रेडिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी सर, ले लो 2-3 महीने में कंटेंट। सर 5 साल हमने कॉलेज में क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है सर, हमने आज तक एक किताब उठा के रीड नहीं करी पिछले 3 महीने से, उससे कोई मतलब नहीं है सर। हमने पिछले 3 महीने में कम से कम 2000 क्वेश्चन लगाए हो चाहे ना लगाए हो, लेकिन सर हम ये बता सकते हैं कि मास्टर सही है कि नहीं, कौन सी मार्केट की किताब कैसी है, ये जरूर बता सकते हैं सिर्फ 2 पेज देख करके सर हम। ये क्वालिटी हम में है ना। कैसे जियोगे जिंदगी, कहां तक जाओगे? शिकायतों में आधा जीवन निकल जाएगा।
और कुछ हो भी नहीं पाएगा। बताओ बेटा। तो मेरे भाई ये देखिए जरा यहां पर रेडियल सिमेट्री। देखो, सिमेट्री मैंने दो केस बताए थे, एक बाइलेटरल मतलब दो एक समान पार्ट में एक ही एक्सिस हो जहां से दो एक समान पार्ट में बटे। रेडियल का मतलब कोई भी एक्सिस खींच दो वहां से एक समान हो जाता है, जैसे गोल स्ट्रक्चर वाला मैंने एग्जांपल दिया था आपको। निमेटोसिस्ट क्या होती हैं? देखो भाई, निमेटोसिस्ट का मतलब होता है ये एक प्रकार की है ना डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। डंक मारने, और हिप्नोसिस्ट नाम का विषैला पदार्थ इनसे निकलता है। डंक मारने वाली कोशिकाएं होती। खैर अभी मैं ये पढ़ा नहीं रहा आपको, जस्ट ये रैंडम एक एक बात लिखी हुई है जो मेरे हिसाब से तुम्हें सब काम से पहले सारे चीज छोड़ के तुम्हें सबसे पहले ये बात याद होनी चाहिए। मैंने रैंडमली वो एक बात लिखी है आप सभी को। अच्छा, प्लेटी हेलमिंथीज है, एसिलोमेट होते मतलब सिलोम नहीं होती। निमेटोडा है, उनके अंदर स्यूडोसिलोमेट मतलब सिलोम होती है लेकिन वो आपकी उतनी डेवलप नहीं होती। एनिलिडा जो है उनके अंदर सिलोम पाई जाती है और सेगमेंट में बॉडी बटी होती है। आर्थ्रोपोडा है, इनके अंदर जॉइंटिक अपेंडेज होते, जुड़े हुए पैर होते हैं और बाह्य कंकाल भी होता है। मोलस्का के अंदर आपके मसल से बने हुए पैर होते हैं। और बच्चे इनके अंदर एकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। आप कहोगे सर क्या बोल दिया ये? हाँ बिल्कुल मानसी, वेरी गुड भाई, मानसी वेरी गुड। स्टिंग सेल, अब आपको याद आ गया ना, इसका मतलब अब आपने पढ़ा है, आपने मेहनत करी है डेफिनेटली। तो भाई ये कुछ एक एक रैंडम बात लिखी है, समझ में आएंगे एक एक करके, हम इन सबको पढ़ेंगे क्योंकि हमारा यहाँ काम ही है इन सभी को पढ़ना, इनके बारे में विशेषताएं पढ़ना, ठीक है। चलिए सर, एक एक 500 से 600 पेज की बुक भी आती है ना, जो आपके कॉलेज में लगी थी। 500 से 600 पेज की बुक आती है जो आपके कॉलेज में लगी थी, और वो इनवर्टिब्रेट्स ये के नाम से ही आती है, अकशेरुक इसी समथिंग नाम से आती है ना। तो उससे बाहर तो कुछ होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका भी मैं कहता हूं कि 50% अगर किसी को आता है तो उसको मेरी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और उस 50% में से भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको सिलेक्टेड चीजें चाहिए, तो आप मेरे पास में हो सिलेक्टेड समय में, गिने चुने हुए समय में। और वो कंटेंट जैसे पीछे भी आप बच्चों ने देखा होगा, तो वो करना तो हम कर ही रहे हैं उस चीज को, ठीक है। बाकी ये दो तुम्हें 5 साल मिले थे, 5 साल में इनवर्टिब्रेट्स वाली बुक्स तुम्हारे कॉलेज में लगवाई गई थी। चलिए सर, अब उस चीज को हटाते हैं, वो जो हमने किया नहीं किया। लेकिन अभी हमें 3-4 महीने में सर पूरा विश्व जीतना है। पीछे हम 5 साल में जो किया नहीं किया सर, अब हमें विश्व जीतना है इन 2-4 महीनों के अंदर, इतनी मेहनत करनी है ना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स है ना, वो इस यूनिट का महत्व क्या है भाई? जो भी आपके एनिमल्स हैं उनके इवोल्यूशन कहां से हुआ, उनके शरीर की एनाटॉमी की तुलना करना, उनके फंक्शंस यानी फिजियोलॉजी को कंपेयर करना, और उनके ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट को पढ़ना, और उनका क्लासिफिकेशन यानी उनकी वार्गीकी जो है उसके बारे में स्टडी करना मेरे भाई। ये इस यूनिट का महत्व है, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो इनवर्टिब्रेट्स कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होते हैं, ऑर्गन सिस्टम अलग अलग होते हैं, इवोल्यूशन के हिसाब से अपने आप को अलग अलग एनवायरनमेंट में इन्होंने ढाल लिया। अब ये आपके लिए हाई यील्ड फैक्ट है, मतलब इनको पक्का कर लेना, ये छांट के लिखे जितना मैंने पढ़ा है। कंक्लूजन है, आप रीड करना, मजा आएगा। अब आते हैं सर यहाँ पर, अब आते हैं यहाँ पर, यहां से अब हम शुरू करते हैं। हमने अपना इंट्रोडक्शन के रूप में अच्छी प्रकार से देख लिया, जिस भी चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे थे अभी उस चीज को हमने पढ़ा भी है। अब क्या करेंगे सर? आइए जरा देखते हैं, ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। आप कहोगे सर अभी तक प्रोटोजोआ बोल रहे थे आप, ये मेटाजोआ कहां से आ गया सर, ये क्या चीज है? और चिंता मत करना, जो पीछे टर्म यूज हुई ना, सिलोम, सिलोमेट, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, ये बातें भी आपको डायग्राम से बताऊंगा मैं, ठीक है, वो आने वाली यहाँ के। फिलहाल आ जाओ, ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, मेटाजोआ की उत्पत्ति। क्या है सर मेटाजोआ, पहले समझा जाए। सिर्फ टर्म्स का खेल है, ध्यान रखना। जैसे देखो, पहले पहले जब क्लासिफिकेशन हुआ ना शुरुआत में, तो शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन, जब ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया, जब उनको वर्गीकृत किया अलग अलग कैटेगरियों के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हमने उनको क्लासिफाई किया, जस्ट सेकंड बच्चे, अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया, तो
जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जो एक कोशिकीय जीव थे, हमने कॉमन सा टर्म यूज किया प्रोटोजोआ, और जो मल्टी सेलुलर थे बोल दिया मेटाजोआ, यानी तो थोड़े कम डेवलप थे उनको प्रोटोजोआ, जो थोड़े डेवलप हो चुके थे उनको बोल दिया मेटाजोआ। समझ गए? एक ऐसी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। अब देखो मेटाजोआ यहां भी लिखा हुआ भाई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक बड़ा इवोल्यूशनरी माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। यानी मेटाजोआ या जो बहुकोशिकीय प्राणी है, वो जीव जगत के विकास का जो क्रम है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई प्रोटोजोआ से प्रोटोजोआ बने पहले, फिर मेटाजोआ बने, तो मेटाजोआ जो हम अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म या लाइफ लाइफ के जितने भी इवेंट अब तक हुए हैं, लाइफ के उन्हीं इवेंट में से एक इवेंट है मेटाजोआ का, जो ये इवोल्यूशन हुआ है। जैसे बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई है, जैसे ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम से बॉडी, ये जो डेवलपमेंट का क्रम इनका चलता आया है, ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, ओके सर। इनकी उत्पत्ति यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय पूर्वजों से हुई है, जिनमें सीक्वेंस में, उनकी स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शंस में परिवर्तन आए। इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बहुकोशिकीय जीव, उनके अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनना, उत्तक का निर्माण या टिश्यू का निर्माण हुआ। मेटाजोआ की उत्पत्ति सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से जटिल यानी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के विकास को समझने का आधार है, और यह है हमारे विकासीय जो प्राणी विज्ञान है, जो इवोल्यूशनरी साइंस है ना, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है बच्चे। ठीक है सर। तो मेटाजोआ वे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। उनके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं मेटाजोआ। अब सर इनकी भी देख लेते हैं। अभी आपने इनवर्टिब्रेट्स को एक बार देखा, अभी यहाँ पर मेटाजोआ का भी जिक्र है। भाई पहले हमने यूनिट्स के अंदर हमें क्या पढ़ना था? यूनिट्स थी सर हमारी इनवर्टिब्रेट्स के विषय में, तो हमने इनवर्टिब्रेट्स का इंट्रोडक्शन देखा एक बार के लिए। फिर अब जब हम इस यूनिट के अंदर जब हमारे टॉपिक शुरू होते हैं, तो टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक आएंगे बहुत सारे। तो पहला हमारा सब टॉपिक क्या था? पहला हमारा सब टॉपिक क्या है? ये मेटाजोआ। यानी कि सर हमें मेटाजोआ के विषय में पढ़ना है। अब मेटाजोआ क्या है, हम किसके लिए मेटाजोआ टर्म का यूज करते हैं, वो आप सभी बच्चों ने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं सर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। देखो भाई, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सबसे पहली बात। ओके सर। सेल का डिफरेंशिएशन मिलेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि इनकी बॉडी में जो सेल है, वो सारी सेल सेम ही वर्क नहीं करती हैं। कोई सेल अलग प्रकार का फंक्शन करती है, कोई सेल अलग प्रकार का फंक्शन करती है। कोई किडनी की सेल है, कोई लीवर की सेल है। सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती हैं, और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट आपको देखा जाएगा। उसके बाद में सभी सेल या बॉडी के अंग जो है ना, सबका काम विभाजित है कि भाई तुझे ब्लड को फिल्टर करना है, तुझे स्टेरॉइड को हटाना है, तुम्हें फैट को डाइजेस्ट करना है, सबका काम अलग अलग है। अब ये जो मेटाजोआ की ओरिजिन की बात हो रही है हमारी, तो भाई मेटाजोआ की ओरिजिन की बात हो रही है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर मेटाजोआ का इवोल्यूशन। इवोल्यूशन या उसका ओरिजिन। तो ओरिजिन के विषय में अलग अलग थ्योरियां दी गई है आपको। सर अलग अलग थ्योरियां हमें जो दी गई हैं, अभी उन थ्योरीज को हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा उनका ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो भाई, वैज्ञानिक जो है ना, वैज्ञानिकों ने मेटाजोआ की जो उत्पत्ति है उसको समझने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनमें से निम्नलिखित सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से? एक है मेरे भाई कॉलोनियल फ्लैजलेट थ्योरी, जिसको हम लोग हैकल थ्योरी बोलते हैं। एक है बच्चे आपके सिंसियल थ्योरी, एक है पॉलीफाइलेटिक थ्योरी, एक है सिम्बायोटिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है जिसको। ये कुल मिलाकर के 4 थ्योरियां हैं जो फेमस हैं, जो प्राइमरी लेवल पे आप सभी के सामने आती है। याद रखिएगा उनको, ठीक है? उनको अच्छी प्रकार से याद रखिएगा, पढ़े। चलो भाई, अब जो सबसे ज्यादा स्वीकार की गई थ्योरी कौन सी है? ये रहा फर्स्ट वाला, कॉलोनियल फ्लैजलेट थ्योरी। सबसे ज्यादा स्वीकार की गई थ्योरी यही है। क्यों है? आ जाओ देख लेते हैं एक बार, थ्योरी पता लगेगा आपको। देखो भाई, द थ्योरी इज सपोर्टेड बाय मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल एंड मोलिकुलर एविडेंस। मतलब ये है भाई, ये सिद्धांत जो आप पढ़ोगे आगे, इस सिद्धांत को हम आकार की दृष्टि से, भ्रूणीय विकास की दृष्टि से और मोलिकुलर डेवलपमेंट
इन सारे चीजों का प्रमाण हमें प्राप्त है। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, एम्ब्रायोलॉजिकल पे क्या होता है, या फिर आपका बॉडी की स्ट्रक्चर के आधार पे क्या होता है। इस थ्योरी में जो इन तीनों चीजों के विषय में देखो, कोई भी चीज है उसके इवोल्यूशन या ओरिजिन से संबंधित हम बात करते हैं, तो ओरिजिन या इवोल्यूशन किस चीज का होता है, एक तो उसकी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास कैसे हुआ, एक उसकी बॉडी की बाहरी संरचना कैसे, और उसके शरीर के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है। इन तीनों में से आपको जितने ज्यादा प्रूफ मिल जाए कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, तो फिर आप उसको बोल सकते हो। देखो भाई, ये आपके पास में ये काइनोफ्लैजेलेट की स्ट्रक्चर स्पंज की काइनोसाइट कोशिकाओं से अत्यधिक मिलती जुलती है। मतलब क्या है सर इसका, देखो भाई, और अभी ये जो एक शब्द आया है स्पंज, में एक बार थोड़ा सा बता दूं। स्पंज, अभी पीछे आपने कुछ देर पहले नाम पढ़े थे अलग अलग फाइलम्स के, जिसमें आपने आप सिलेंट्रेटा पढ़ा था, प्रोटोजोआ पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा पढ़ा था। वैसे ही एक और फाइलम होता है, पोरीफेरा बोलते हैं, और पोरीफेरा को स्पंज बोलते हैं। और स्पंज जो होते हैं ना, इनके अंदर काइनोसाइट सेल पाई जाती है, काइनोसाइट सेल पाई जाती है मेरे भाई। तो इसने कहा कि भाई जो आपके ऑर्गेनिज्म है, ये आपके कोइनोफ्लेजलेट, इनकी स्ट्रक्चर है ना, स्पंज की जो काइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है उनसे बहुत मिलती जुलती है। और मॉलिक्यूलर अध्ययनों से भी यह सिद्ध हुआ कि वे प्राणियों के सबसे निकट संबंधी जीवित एक कोशिकीय जीव हैं, इसलिए इस सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता मिली। मतलब इवोल्यूशन वाली जो बात है ना, इवोल्यूशन की बात क्या है, मैंने कहा कॉलोनियल फ्लैजेलेट थ्योरी की हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा क्यों स्वीकार की गई, स्वीकार करने के पीछे रीजन ये कि भाई एक है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, उसके एक कोश के जीव उनको बोलते हैं काइनोफ्लैजेलेट। अब काइनोफ्लैजेलेट जो है ना, इनकी स्ट्रक्चर जो आपके स्पंज हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, स्पंज हैं, स्पंज की जो काइनोसाइट सेल होती है उनसे मिलती जुलती। तो हमें ऐसा लगा कि भाई इसी से विकसित होकर के ये वाले जीव बने हैं। तो ओरिजिन का एक एस्टिमेशन आया ना, ये प्रूफ मिला हमें। अब सर ये क्या कहा इस थ्योरी ने, मेटाजोआ के ओरिजिन, मेटाजोआ का मतलब है जो कम विकसित जीव थे यूनिसेलुलर, उनसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं, उस थ्योरी के विषय में बात हो रही है हमारी। समझ में आ गई बात। तो उस थ्योरी के बारे में अब क्या क्या बताया इस थ्योरी के अंदर, मेजर मतलब मेन बात क्या बताई इवोल्यूशन के बारे में। इसने कहा, इस थ्योरी ने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया किसका, मल्टी सेलुलैरिटी, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उसको एक्सप्लेन किया, उनके विकास को बताया थ्योरी में। फिर एनिमल्स के इवोल्यूशन का क्रम प्रदान किया गया, टिश्यू को अंडरस्टैंड करने में, और ऑर्गन सिस्टम जो हमारे टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम जो इवोल्व होते हैं इसके बारे में बताया। और जो आपके अलग अलग एनिमल्स के फाइलम है, सिलेंट्रेटा एक फाइलम होता है, आर्थ्रोपोडा दूसरा है, एनिलिडा तीसरा है, ऐसे जो अलग अलग फाइलम है, इन फाइलम के बीच में क्या रिलेशन है, एक दूसरे को विकसित होने में कैसे सहायता करी है या किसी ने रोका है, ये बातें भी इस थ्योरी ने आपको एक्सप्लेन करी। ठीक है, ओके सर। तो कंक्लूजन ये है मेरे भाई कि मेटाजोआ जो है वो इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन कहां से कहां, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर लाइफ में हुए, और उनका जो ट्रांजिशन है वो कैसे हुआ, वो सेल की स्पेशलाइजेशन से, टिश्यू के निर्माण से, और टिश्यू के बीच में कोऑर्डिनेशन के बाद में जो बॉडी का फंक्शन स्टार्ट हुआ उससे हुआ। मतलब मेटाजोआ जो है उनकी उत्पत्ति एक कोशिकीय के जीवों से हुई है। एक कोशिकीय के जीवों की तुलना में ये जो बहुकोशिकीय आपके पास मेटाजोआ है, तो यहाँ पर ये उनकी बॉडी के अंदर सेल से टिश्यू कैसे बना, टिश्यू से टिश्यू आपका सेल से टिश्यू कैसे, टिश्यू से ऑर्गन कैसे बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बना, और इन सब ने मिलकर के बॉडी के अंदर फंक्शन करना कैसे शुरू किया। ये सारी बातें आपको, ये फंक्शन जो है ये विकास के आधार पे आपको समझाई गई है। ओके सर। अभी भाई ये बात मैंने कोशिश करी कि मैं आप सभी को जस्ट बताऊं कि भाई को हम पढ़ने क्या वाले हैं एक्चुअल में। अब ये थ्योरी आप यहां पर पढ़ोगे, सबसे पहली और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त थ्योरी जो है ये आपकी सामने कॉलोनियल फ्लैजेलेट थ्योरी या हैक्कल गैस्ट्रिया थ्योरी, ये थ्योरी हम लोग यहां पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा मेरे भाई। क्या बताया भाई,
कॉलोनियल फ्लैजेलेट थ्योरी सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा स्वीकार की गई थ्योरी है, जिसने एक्सप्लेन किया किसको? ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ को। मेटाजोआ का ओरिजिन को एक्सप्लेन किया इसने। ये आपकी पहली थ्योरी थी जिसको अर्नेस्ट हैकेल 1874 में, और बाद में फिर इसको मॉडिफाई किया गया था आपका मेस्किनकॉफ और हैमन ने। इस थ्योरी के अनुसार जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है ना, उनका विकास कहां से हुआ है? कॉलोनी ऑफ यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट प्रोटोजोअन्स, मतलब एक कोशिकीय फ्लैजेला वाले जो प्रोटोजोआ है उनसे विकास हुआ, जो लगातार 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 क्या हुए, उनकी सिंगल जो सेल है ना वो इंटीग्रेट होती गई और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए, जिससे डिवीजन हुआ। डिवीजन के बाद में आपका सेल स्पेशलाइजेशन हुआ। स्पेशलाइजेशन का मतलब कोशिकाओं ने अपना अपना विशेष स्ट्रक्चर, अपना अपना विशेष फंक्शन डिसाइड कर लिया। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ उनके कॉलोनी से हुई, प्रोटोजोआ के कॉलोनी से हुई। प्रोटोजोआ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलकर लगभग पाए जाते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे जीव मिलेंगे जो कम विकसित है, कॉलोनी बना के रहते हैं। तो जब कॉलोनी बना ली उन्होंने, मान लो 50 प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने कॉलोनी बना ली। कॉलोनी बनाने के बाद में उन्होंने काम बांट लिए कि भाई तुम ये काम करो, तुम यहाँ इस रूम की गंदगी साफ करो, मैं तुम्हारे लिए खाना का जुगाड़ करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए पानी का जुगाड़ करती हूँ, मैं पानी को साफ करती हूँ। ऐसे कोशिकाओं ने काम बांट लिए, और काम बांटने के बाद वही कोशिकाएं मिलकर के क्या बन गई? फिर आपका एक टिश्यू बन गई। टिश्यू यानी मल्टी सेल, आगे चलकर टिश्यू से ऑर्गन बन गया। तो ऐसे करते करते जो सेल है ना, सबके काम बट गए, तो अलग अलग प्रकार के काम हो गए, तो अलग अलग प्रकार के सेल हो गई, और वही क्या होता है आपका? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है भाई, इसको रेडी कीजिएगा आप लोग। इस थ्योरी के हिसाब से क्या क्या स्टेप्स थे इनके इवोल्यूशन के? इस थ्योरी के हिसाब से मेरे भाई क्या क्या स्टेप्स हैं इनके इवोल्यूशन के, वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए। पहला स्टेप भाई, सबसे पहले कौन था? सबसे पहले एंसेस्टर यानी इनका पूर्वज था, जिसके अंदर फ्लैजेला होता था और एक कोशिकीय जीव था। यानी सबसे पहले एक स्वतंत्र रूप से यूनिसेलुलर फ्लैजेला वाला कोई पूर्वज था। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कॉलोनी बनाई, यानी उन्होंने क्या किया? एक समान अपने जैसे बहुत सारे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है ना, वो जुड़ के रहे, उन्होंने कॉलोनी बना ली मेरे भाई। ठीक है, कॉलोनी जो बनाई उसको हमने नाम दिया ब्लास्टिया, ब्लास्टिया नाम दिया। फिर उन्होंने कॉलोनी बनाने के बाद एक दूसरे को काम बांट दिया कि भाई धीरे धीरे भोजन, चलने के लिए, प्रजनन जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग सेल को बोल दिया भाई चलो हम अलग अलग काम करते हैं सारे। और फिर क्या हुआ? इनवेजिनेशन, आप जानते हो, अंतर्वलन, यानी वन साइड, एक साइड जो है ना, जो कॉलोनी थी ना, कॉलोनी कैसी थी? ऐसे होलो थी, ऐसे होलो थी। उस कॉलोनी की एक साइड फोल्ड होकर के अंदर की तरफ मुड़ गई, ताकि दो लेयर बन जाए, और जो दो लेयर बन गए ना, उसको हमने गेस्ट्रिया नाम दिया। ये आपकी मुड़ करके दो लेयर्स के रूप में इन्होंने बना दिया, जिसका नाम है गेस्ट्रिया। ठीक है, फिर बच्चे, फिर बना आपके मेटाजोआ। अब और ज्यादा विकसित होकर के, और ज्यादा विकसित, ये जो गेस्ट्रिया बनी थी ना, ये भी विकसित होकर के, और इन्होंने सबसे प्राथमिक जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है ना, उनके अंदर ये कन्वर्ट हो गई, और उनको इन्होंने निर्माण दिया। ठीक है, ये है मेरे भाई। अब थ्योरी तो मैंने बता दिया आपको, थ्योरी क्या है। फिर बात आती है सर इनके एविडेंस, इनके सपोर्ट में एविडेंस बताओ। इनके सपोर्ट में एविडेंस क्या है सर? इनके सपोर्ट में बच्चे एविडेंस बताओ क्या है? तो देखो भाई, काइनोफ्लैजेलेट जो है ना, देखो काइनोफ्लैजेलेट से इनकी समानता, मतलब काइनोफ्लैजेलेट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो कुछ हमारे पास में जो ऐसी आज के जो डेवलप ऑर्गेनिज्म है ना, वो कुछ ऐसे जो इनसे मिलते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि इन्हीं से विकास हुआ इनका। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो अधिकतर जो मेटाजोआ है ना, उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टुला अवस्था आती है, जो कि आपकी ब्लास्टिया अवस्था से मिलती जुलती है। फिर गैस्ट्रुलेशन भी मिलती जुलती है, और फिर मोलिकुलर एविडेंस भी हमारे पास में है। अध्ययन से पता लगा है कि जो मेटाजोआ के सबसे निकट जीवित संबंधी कौन है? ये कोइनोफ्लैजेलेट है। ठीक है सर, मेरिट क्या है थ्योरी की? पढ़ना, मजा आ जाएगा बस। लिमिटेशन क्या है? 2-3 बातें पढ़ना, आप लोग को खास बात नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके लिए बनाए गए हैं, कंक्लूजन के तौर पे रीडिंग का काम आपका। ठीक है सर, फिर आती है बच्चे सिंसियल थ्योरी। फिर हमारे पास में नेक्स्ट जो थ्योरी आती है सर, वो आती है सिंसियल थ्योरी। ठीक है, सिंसियल थ्योरी किसकी है? मेटाजोआ के ओरिजिन के विषय में।
तो मेटाजोआ की उत्पत्ति का जो ये एसेंशियल सिद्धांत है, इसके ऊपर आ जाइए जरा, देख लेते हैं भाई क्या बताया। भाई ये एसेंशियल सिद्धांत जो है ना, ये मेटाजोआ की उत्पत्ति को समझाने के लिए एक अल्टरनेटिव सिद्धांत है। देखो सबसे मेन स्वीकार किया गया वही सिद्धांत है जो आप पढ़ चुके हो। अब ये एक अल्टरनेट है भाई, ये भी हो सकता बोले ऐसा क्या। इसे मुख्य रूप से आपका हैडजी ने 1953 में प्रस्तुत किया था और उसके बाद में हैंसन ने इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार मेटाजोआ की उत्पत्ति किसी कॉलोनी से नहीं हुई, बल्कि एक बहुत बड़े बहुनाभिकीय प्रोटोजोआ से हुई। इसने कहा भाई सुनो, किसी कॉलोनी से निर्माण नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारी न्यूक्लियस वाला आपके सामने क्या था, एक प्रोटोजोआ था, उससे हुई। और बाद में प्रत्येक न्यूक्लियस जो है ना, उसके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन बन गई, जिससे आपके मल्टी सेल का निर्माण हुआ। बोला भाई एक एक सेल थी, उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे थे। समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ सारे के सारे जो न्यूक्लियस है ना, इनके चारों तरफ दीवार बन गई, इसके चारों तरफ बन गई, इसके चारों तरफ। तो बोला देखो अब बहुत सारी सेल बन गई, इन्होंने ही विकास करके आगे मेटाजोआ को बनाया है। ये थ्योरी थी इसकी, है ना। रीडिंग वाला काम है, ध्यान रखना। तो ये पढ़ेंगे आप इसको, इसे मुझे नहीं लगता कुछ आपको दिक्कतें आने वाली है, ये सिर्फ रीडिंग का काम है। एविडेंस कुछ लिख रखे हैं भाई, लिमिटेशन और ये मेरिट डिमेरिट पढ़ना, कंपैरिजन पढ़ना। चलिए फिर पॉलीफाइलेटिक थ्योरी, ये जो थ्योरी है ना, मैंने कहा ना कि स्वीकार और सबसे सही वो पहली वाली, उसको डिटेल में पढ़ लिया हमने। इसको थोड़ा बहुत आप रीडिंग कर लीजिएगा। बहु उद्गम सिद्धांत, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन थ्योरी। देखो भाई इसने क्या कहा, इसके अनुसार जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी है ना, उनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से नहीं हुई। इस सिद्धांत के अनुसार मेटाजोआ के जो विभिन्न ग्रुप हैं, वो अलग अलग यूनिसेलुलर पूर्वजों से स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। अर्थात विभिन्न प्रोटोजोआ के जो वंश है ना, वो अलग अलग प्राणी संघों की उत्पत्ति हुई है। बात खत्म। बोला प्रोटोजोआ में भी तो कई वैरायटी के जीव थे। बोला ऐसा नहीं कह सकते कि आज हमारे पास जितने मेटाजोआ सारे एक ही पूर्वज उनका एक है। मानते सबसे ज्यादा स्वीकार की गई बात यही है, लेकिन बोला ऐसा नहीं। बोला भाई जितने आज मेटाजोआ भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो उनके विकास भी अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोआ से हुआ है। यही इसका मेन सिद्धांत है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आप रीडिंग करिएगा, रीडिंग करिएगा इसको। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या वाली चीज मुझे दिख रही है इसके अंदर। चलिए आज का हमारा प्रेजेंट का साइंटिफिक व्यू क्या। देखो वर्तमान में मेटाजोआ की उत्पत्ति के लिए हम जो कॉलोनियल फ्लैजलेट थ्योरी है उसको सबसे सही मानते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर, एम्ब्रायोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल सभी प्रकार से प्रमाण हमें मिले। सिंसियल सिद्धांत को हम बहुत सीमित मात्रा में स्वीकार करते हैं, जबकि जो बहुउद्गम सिद्धांत है उसको आधुनिक विकासीय जीव विज्ञान में अस्वीकार कर दिया गया है। दैट्स इट, ये आज का व्यू है हमारा। ठीक है सर, अब आ जाओ भाई। मैंने कहा था आपको अगली चीज आपको क्या पढ़नी है भाई, अगली चीज आपको पढ़नी है सिलोम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम। नेक्स्ट चीज आप सभी के सामने भाई, मैंने कहा था सिलोमेट, एसिलोमेट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब हम प्रॉपरली उसी के विषय पे आते हैं, सिलोम क्या चीज है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम पे बात करते हैं, क्या चीज है। देखो भाई सिलोम या हमारे शरीर जो है उसकी गुहा, उसका विकास हमारी एनिमल के विकास क्रम की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। सिलोम ने हमारे आंतरिक अंगों के विकास, हमारे मूवमेंट, शरीर के जो फ्लूइड्स हैं उनको प्रभावी तरीके से चलने और जो हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसको संभव बनाया। शरीर गुहा की उपस्थिति एक प्रकृति के आधार पर मेटाजोआ को एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट में वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए सिलोम का संगठन हमारी क्लासिफिकेशन और डेवलपमेंट प्राणी विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मेरे भाई हमारे द्वारा माना जाता है। ठीक है, कैसे सर, क्या मतलब हुआ भाई। अभी तक तो सिर्फ ये कहा सिलोम जो है ना, उसके आधार पे आप हमारी बॉडी की कई चीजें आसान हो गई। तो पहले सर ये है क्या सिलोम। देखो सिलोम क्या, एक फ्लूइड से भरी हुई एक बॉडी के अंदर कैविटी है, और वो आपकी बॉडी वाल्स और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, उनके बीच में भरी हुई है और मेजोडर्म के द्वारा लाइन की गई है। मतलब चलिए बता देता हूं। देखो भाई सिंपल सी बात ये है, आज आपकी बॉडी के अंदर, आज आपकी बॉडी के अंदर अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा आहार नाल, ये तुम्हारा आहार नाल है, नीचे गया हुआ है।
अगर मैं कहूं कि तुम्हारे शरीर से ये आहार नाल है जो है ना पूरा तुम्हारा इंटेस्टाइन तक का है, अगर इस आहार नाल को मैं खींच के निकाल दिया जाए बाहर, तो ये जो जगह सारी बची हुई है ना, ये सारी जगह यही होती है आपकी सिलोम एक प्रकार से। या फिर कह दो कि इसके अलावा जितने खाली जगह पड़ी है ना ये हमारी बॉडी के अंदर, ये जो कैविटी है ये सिलोम है। अच्छा, ये सिलोमेट एसिलोमेट ये हम जो हमारी कैविटी है किस आधार पे बोलते हैं? देखो, जब हमारा जन्म होता है ना मेरे भाई, जब हमारा बॉडी का, जब हम गर्भ अवस्था में होते हैं, तो उस गर्भ अवस्था के दौरान क्या होता है सर, ऐसे कुछ लेयर्स होती हैं। एम्ब्रायो का जब डेवलपमेंट होता है ना, तो कुछ ऐसी लेयर होती है मेरे भाई, ऐसी कुछ परत होती है। सामान्यतः हर बच्चा जानता है सर, 3 परत होती है, 3 लेयर होती है, 3 लेयर होती हैं, और इन्हीं 3 लेयर से हमारी बॉडी के ऑर्गेन्स बनते हैं, है ना? एक्टोड्रम, मीजोड्रम और ये फिर एंडोड्रम, 3 होती हैं मेरे भाई, ऐसे लेयर्स होती हैं। क्लियर हुई बात? 3 लेयर्स होती हैं इस प्रकार से, इन्हीं से बॉडी बनती है। अभी इसी समय पे, इसी समय पे मेरे भाई क्या होता है, इसी समय पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलती है, एक संरचना मिलती है। इसी समय पे आपको एक संरचना मिलती है हमारे गर्भ के अंदर, और वही संरचना जो होती है ना मीजोड्रम के पास में होती है, वो मीजोड्रम के पास में एक संरचना मिलती है, आपको एक कैविटी मिलती है। और यही जो आपकी कैविटी है ना, यही फिर आगे चल के डेवलप होकर के आपकी बॉडी के अंदर ये खाली जगह बनती है। कोई लेयर है, एक लेयर ने क्या कर दिया, आपका जो ये ट्रैक है, ये जो डाइट, ये आपका खाना खाते हुए ये ट्रैक बना दिया, एक ने इसके चारों तरफ खाली जगह छोड़ दी। दूसरी लेयर ने क्या किया, उसने जो बाकी के ऑर्गन्स, लीवर, हार्ट, ये सब बना दिए। तो ऐसे करते करते बना दिए बच्चे, जिसके अंदर इस प्रकार से ये कैविटी होती है, ये कैविटी होती है मेरे भाई, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सिलोमेट्स कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, सिलोमेट कहा जाता है मेरे भाई। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? बता दो। यस, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमारे गर्भ अवस्था के अंदर, भ्रूण अवस्था के अंदर जो 3 लेयर हैं, इन्हीं 3 लेयर्स के अंदर ये जो, अगर आप एग्जैक्टली भी कहोगे तो सर, ये जो मीजोड्रम है ना, ये एक्टोड्रम, मीजोड्रम, ये मीजोड्रम के अंदर ही, मीजोड्रम के अंदर यहां पर ही आपको एक एक आपको ये सिलोम दिखती है, सिलोम दिखती है, यहीं पर होती स्ट्रक्चर, यही ग्रोथ करके आगे हमारी बॉडी कैविटी बनाती है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें ये पूरी तरह से विकसित नहीं होती, बस थोड़ी बहुत होती है, हल्की फुल्की, उनको बोलते हैं हम लोग शूडोसिलोमेट। और कुछ होते हैं जिनमें अपसेंट होती है, सिर्फ 3 लेयर होती है, यहाँ पर ये सिलोम प्रेजेंट ही नहीं होता। तो तब हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं भाई ये क्या है, ये आपके असिलोमेट है। मतलब 3 प्रकार के असिलोमेट, मतलब जिनके अंदर ये जो हमारी एम्ब्रायोनिक अवस्था में ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो आगे चल करके हमारी कैविटी बनती है, तो जिसमें प्रेजेंट ही ना हो तो एसिलोमेट, और जिसके अंदर कम डेवलप प्रेजेंट हो सूडोसिलोमेट, और जिसके अंदर ये पूरी तरह से विकसित हो तो फिर उसको बोलते हैं सिलोमेट। ऐसे होता है, यानी सिलोम हमारे जो शरीर की भित्ति है या आहार नाल के बीच स्थित एक द्रव से भरा हुआ एक कैविटी होती है, जो पूरी तरह से मीजोड्रम द्वारा घिरी हुई रहती है। अब देखो ये ओरिजिन कहां से हुआ, यहां से आपको ये बात और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जब होता है ना, तो जो मीजोडर्म है वो डेवलप होती कहां पे, बिटवीन एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। मीजोड्रम कहां डेवलप होती है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम। मैंने अब 3 लेयर आपको बताई ना, एक लेयर सर ये हो गई एक्टोड्रम, और एक इसके अंदर हो गई सर मान लो ये एंडोड्रम। इनके बीच में क्या होता है, मीजोड्रम डेवलप होती है यहां पे, है ना। और कैविटी
formed within the mesoderm gives rise to xylem। अब ये जो मीजोड्रम है ना, मीजोड्रम के अंदर अगर जो कैविटी बनी हुई है, मीजोड्रम के अंदर अगर कैविटी बनी होगी तो उससे क्या होता है, फिर आगे चल के सिलोम बन जाएगी। जब बॉडी ग्रोथ करेगी हमारी तो ये कैविटी बन जाएगी सर। ठीक है, फंक्शन क्या है सिलोम के, ये अपने इंटरनल ऑर्गेन्स जो है उसको स्थान प्रदान करते हैं। भाई मेरा हार्ट, मेरा लीवर कहाँ आएगा, कोई कैविटी होगी, खाली जगह भी वहीं तो आपका अरेंज होगा, तो सिलोम मतलब कैविटी, तो वहीं पर ही अरेंज होता है। दूसरा, प्रभावी मूवमेंट, हमारी बॉडी के अंदर जो सिलोम है वहां पे बहुत सारे लिक्विड फ्लूइड भरे होते हैं, जिससे हमारे कंकाल तंत्र को, हमारी बोन्स को, हमारी मसल्स को मूवमेंट करने के लिए जगह मिलती है। ऑर्गेन्स की प्रोटेक्शन करने में भी सहायता होती है। मूवमेंट, हमारे ऑर्गेन्स भी अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट आसान हो जाता है। ये सारी चीजें हैं मेरे भाई। फिर मैंने कहा कि ये सिलोम के आधार पे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी टाइप्स आप सबके सामने, जैसे एसिलोमेट, स्यूडो और यूसिलोमेट, या जिसको हम सिलोमेट बोलते हैं, वो मैं समझा चुका आपको। इवोल्यूशन यानी जब हम जीवों के विकास के आधार पे देखें तो सिलोम का क्या महत्व है। देखो भाई, सिलोम जो होती है सारे ऑर्गेनिज्म में पाई नहीं जाती है, और इससे हम क्या होता है, जब सिलोम जिसके अंदर होगी मतलब वो विकसित जीव होगा, वो आपका आपका इवोल्यूशन के आधार पे देखोगे तो कुछ ना कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवोल्व हुआ होगा, इवोल्यूशन है विकास करके हुआ होगा आगे, तो उस इवोल्यूशन को समझने में सहायता मिलेगी। और जो पूरी तरह से विकसित अंग तंत्र है, ऑर्गन सिस्टम, उनके विकास को पढ़ने में सहायता मिलेगी। शरीर की क्रियाओं के एफिशिएंसी में सहायता मिलेगी। बॉडी के मूवमेंट में या शरीर के लचीलेपन में सुधार मिलेगा, क्योंकि कैविटी नहीं होगी तो मुड़ तुड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट उसी से मिलते हैं, पढ़ लीजिएगा भाई। चलिए भाई, फिर एसिलोमेट है, सिलोम बने बता दिया। एसिलोमेट मतलब जिनमें आपका ये पूरी तरह से सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, मैंने सिखा दिया आपको, वही एसिलोमेट के विषय में लिख रखा है ना। सिलोम नहीं होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, मतलब 3 लेयर होती है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम वगैरह। ये देख लीजिएगा भाई, जो समझा चुका हूं वही बात आप सभी के सामने यहाँ पर लिखी है। ठीक है सर। फिर क्या क्या, शूडो सिलोमेट, शूडो का मतलब होता है पूरी तरह से विकसित सिलोम नहीं होती उस समय पे, फाल्स सिलोम आपको देखने को मिलेगी। तो ये रीडिंग वाला काम है जो आप लोग करेंगे। चलिए भाई, है ना। ये ट्रू सिलोम मतलब जहां पे वास्तविक रूप से सिलोम होती है, सबसे पहले वही समझाया था आपको। ये सारी बातें आपको मेरे द्वारा बता दी गई है। चलो, इसके बाद फिर सिलोम के निर्माण के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे मेरे भाई। ये फॉर्मेशन ऑफ सिलोम आपका सीजोसिली और एंट्रोसिली, ये दोनों चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर बच्चे। जय हिंद भाई।